गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान में दूसरे पाठ में ये 32वां सवाल देखा था। यह हमारा आखिरी सवाल था। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए हमने एक चित्र भी आप लोगों को बताया था। ये चित्र बनाना ज़रूरी था, याद होगा। इस चित्र के बारे में बताया था, पूरा का पूरा लिखना था आप लोगों को। आगे चलते हैं हम लोग। वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करने की विधि समझाइए। वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करने की विधि। तो ये पूरा चित्र आप लोग जो देख रहे हैं, ये पूरा चित्र आप लोगों को बनाना है अच्छे से नोटबुक में। पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा करके संपीड़ित किया जाता है। यह पूरी क्रिया यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पर छानक के द्वारा वायु को यहाँ से प्रवेश कराया जाता है। वो वायु यहाँ पे प्रवेश करने के बाद उस पर दबाव बढ़ाया जाता है। दबाव बढ़ने के बाद वह यहाँ पर आएगी। यहाँ पर वह वायु जो है वह थोड़ी सी शीतल जल के कारण ठंडी हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो दबाव बढ़ाया जाता है, हमने देखा। फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा करके संपीड़ित किया जाता है। ठंडा करके संपीड़ित किया जाता है, वह इस चैम्बर के अंदर संपीड़ित किया जाता है। और वहीं संपीड़ित शीतल वायु यहाँ से आगे प्रवेश करके इस तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, शीतल संपीड़ित वायु। आगे चलते हैं। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीमे धीमे गर्म किया जाता है। धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, यह पृथक करने वाला प्रभाजी आसवन का स्तंभ है। यहाँ पर से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और यहाँ यह भी एक प्रभाजी आसवन का कॉलम है। यहाँ से हमें अंत में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, द्रवीय ऑक्सीजन। तो इस प्रकार ऑक्सीजन बनाई जाती है। चित्र के ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा देख कर लिखते जाइए। थोड़ा पैराग्राफ में से लीजिए, इसमें से आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं। यह भी अच्छा दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को ये दोनों चित्र और पैराग्राफ दोनों को ध्यान में रखकर ये आंसर बनाना है। बिल्कुल तैयार नहीं दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है 34 नंबर। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति कैसे की जाती है, चित्र बनाकर समझाइए। शहरों के अंदर घरों घरों में जो पीने का जल आता है, पानी, उसकी बात है। यानी जल घर में जल शुद्धिकरण। तो जल घर में जो जल का भंडार होता है, उसे पहले तो ठोस पदार्थों के नीचे यहाँ पर तलहट टैंक जो दिख रही है उसके अंदर यहाँ पे भरा जाता है। उसके बाद उसे दूसरी टैंक में कहाँ पे लाया जाता है, निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए दूसरी भार टैंक में लाया जाता है। फिर यहाँ से छानक टैंक में प्रवेश कराया जाता है, जहाँ पर जल होता है, बारीक बालू होती हैं, कंकड़ होते हैं और मोटे कंकड़ होते हैं। फिर यहाँ से वह जल छानकर इस टंकी में लाया जाता है, जिसमें उसका बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण होता है। अंत में यह जल शुद्ध होकर हमारे घरों तक पहुंच जाता है। तो ये चित्र जो है उसी को देखकर बनाना है हमें आंसर। बहुत ही सरल है। इसका आंसर लिखा नहीं है, लेकिन चित्र बनाने के बाद चित्र को देखकर ही बनाना है। आगे चलते हैं हम लोग।
आगे का हमारे पास सवाल है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। 35 नंबर का सवाल, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्रिस्टलीकरण की तरफ। तो क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पर है, जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे कि समुद्र जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जा सकता है। बहुत ही सरल है। आगे चलते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि सामान्य वाष्पीकरण की विधि से किस लिए उत्तम है। वाष्पीकरण की विधि से किस लिए उत्तम है, देखते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम है। पहला कि कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं, जबकि वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को प्रदूषित कर सकती हैं। इन दो कारणों की वजह से क्रिस्टलीकरण विधि उत्तम है, जबकि वाष्पीकरण की विधि उत्तम नहीं है। क्रिस्टलीकरण की विधि के कुछ अनुप्रयोग भी हैं, सवाल शायद नहीं होगा। पहला अनुप्रयोग है, समुद्र जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए इस विधि का उपयोग होता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने के लिए भी इस विधि का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन समझाइए। यहाँ पर दिख रहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक तथा कवथनांक, इन सभी को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं के रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। अवस्थाओं का जो रूपांतरण होता है वह एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ़, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक रूप से एक ही होते हैं। यह बात हो गई भौतिक गुणों की बात। भौतिक परिवर्तन की बात हो गई। रासायनिक परिवर्तन की बात आती है। रासायनिक परिवर्तन समझाइए, देखते हैं। तो जल तथा खाना दोनों को पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण जो है वह भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में भी बहुत अंतर है, जल में और तेल में। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल जो है वह आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपना रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। इसी परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नए सवाल की तरफ। 38 के बाद 39 नंबर का सवाल है, तत्व के बारे में समझाइए। तत्व के बारे में समझाइए।
यहाँ पर तत्व दिख रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे। रॉबर्ट बॉयल सर्वप्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवाइजिए, इन्होंने भी सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को देखा जाए तो हम लोग धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। तत्वों को 3 विभागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ तक तत्वों के बारे में लिखना है, और यदि तत्वों के बारे में अधिक लिखना हो तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है, ये पीले कलर के बॉक्स में। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक हैं। इनमें से 92 जो हैं वह प्राकृतिक हैं, बाकी के जो है वह मानव निर्मित प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं, जबकि 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसीय रूप में हैं, और 2 तत्व जो हैं पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। ठोस कितने हैं, द्रव कितने हैं, ये सब बताया गया है। जबकि गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं, पिघल जाते हैं पारे की तरह। तो ये तत्व के बारे में विशेष लिख सकते हैं आप लोग। आगे का सवाल देखते हैं। 40 नंबर का सवाल धातु तत्वों के गुणधर्म, और 41 नंबर का सवाल है अधातु तत्वों के गुणधर्म। धातु तत्वों के गुणधर्मों की बात करते हैं तो ये धातुएं जो हैं चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती है, यानी इसे खींचा जा सकता है। आघात वर्ध्य होती है, यानी इसको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण यानी आवाज़ उत्पन्न करती हैं। किस प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करती हैं? सुनिए, इस प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करती हैं। देखिए, ठीक है, धातुओं से धातुएं टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न होती है। उसी प्रकार देखा जाए तो नीचे हमारे पास हैं अधातु के गुण दिए गए हैं। अधातु जो है विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, चमकीली होती हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, आघात वर्ध्य नहीं होती, यानी इसे हथौड़े से मारा जाए तो ये टूट कर पाउडर हो जाती हैं, चूर्ण हो जाती हैं। इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी अधातुओं के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे उपधातु की। हमारा इस पेज का आखिरी सवाल था 42 नंबर, उपधातु किसे कहते हैं? ठीक है, तो उपधातु पर चलते हैं। जैसे कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी पूर्ण रूप से धातु भी नहीं है और अधातु भी नहीं है। इन्हें उपधातु कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तीनों उपधातुएं हैं। आगे चलते हैं नए सवाल की तरफ। यौगिक किसे कहते हैं समझाइए और अंतर लिखिए मिश्रण और यौगिक के बारे में। तो यौगिक किसे कहते हैं देखते हैं। जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बने होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। फिर से देखते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बने होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों के बारे में थोड़ा सा दूसरे पेज पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हैं। इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो इसमें भी दिखाई देगा, और थोड़ा सा यहाँ से लिख सकते हैं। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है।
हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इससे अधिक नहीं लिख सकते हैं, बहुत है इतना। अंत में हमारे पास था सवाल, आखिरी सवाल इस पाठ का, अंतर लिखिए मिश्रण और यौगिक के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरा अंतर हमें लिखकर बताया गया है। मिश्रण तथा यौगिक, मिश्रण की बात यहाँ पर और यौगिक की बात। तो मिश्रण की बात करते हैं, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं परंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जबकि यौगिक क्या होता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। मिश्रण में देखते हैं, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है जबकि यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है, परमानेंट। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि यौगिक नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण में चलते हैं, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक कर सकते हैं, इसे पृथक कर सकते हैं भौतिक विधियों द्वारा। जबकि यौगिक में देखा जाए तो रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही उसे पृथक कर सकते हैं। तो ये अंतर हो गया दोनों के बीच। यहाँ पर हमारा दूसरा पाठ ख़त्म होता है। आप लोग सवाल जवाब लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो क्या सीखा आपने, उसमें भी एक आप लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाई देगी कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। फिर एक और है हमारे पास अच्छा सा लिखा हुआ, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, उसकी बात की गई है। कोलाइडल के बारे में बताया गया है बहुत अच्छे से। यहाँ से भी आप लोग कई चीज़ें लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में, अगले पाठ में मिलते हैं। 8वां पाठ हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। पाठ नंबर 8, गति। ये आप लोग पढ़ के तैयार रखिए, ये पाठ अगले वीडियो में शुरू होगा। तब तक मिलते हैं, गुड बाय।